नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हल्दी घाटी का ट्रिप। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था उदयपुर के कि हमने एक और दूसरे दिन पे क्या कवर किया है, तो आज थर्ड डे है और थर्ड डे पर हम हल्दी घाटी के लिए निकलते हैं उदयपुर से। आज हम नागदा, एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, हल्दी घाटी, चेतक समाधि, हल्दी घाटी म्यूजियम और श्रीनाथ जी ओल्ड टेम्पल कवर करेंगे। रात को एक अच्छी नींद, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे और जितनी जल्दी आप निकलेंगे उदयपुर से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन टेम्पल्स पे हम जा रहे हैं सभी के अलग अलग टाइमिंग्स हैं दर्शन के। दर्शनों के लिए लाइन लगती है। टेम्पल प्रेमिसेस में आपको जाना अलाउड है, लेकिन टेम्पल के जो दर्शन हैं उसके लिए टाइमिंग्स बहुत डिपेंड करते हैं। मैं एक फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सभी जगह के टाइमिंग्स, दर्शन टाइमिंग्स और जो भी डिस्टेंस है ये आपके साथ शेयर किया है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम उदयपुर से नागदा के लिए निकलते हैं। ये करीब 20 to 21 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और 35 to 40 मिनट्स की आपको राइड लगेगी यहाँ पर जाने के लिए। नागदा एक बहुत ही पुराना टेम्पल है जो 10th सेंचुरी में बनवाया गया था और इस टेम्पल को सास बहू टेम्पल भी बोलते हैं। सास बहू टेम्पल का मतलब मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ वाला सास बहू नहीं है, बल्कि शास्त्र बाहु टेम्पल है, जिसका मतलब है वन विद 1000 आर्म्स। ये जो टेम्पल है ये वीरभद्र को डेडिकेटेड है। इसमें काउंटलेस डाइटीज का प्रोजेक्शन है और इसके रूफ टॉप पे एक बहुत बड़ी लोटस की उसी टाइम की पेंटिंग बनी हुई है। 1226 में इल्तुतमिश, जो उस टाइम पे दिल्ली का एम्परर था, उसने इस टेम्पल को नष्ट करने की बहुत कोशिश की और इसकी काफ़ी सारी जो मूर्तियां हैं उनको आघात पहुंचाया। टेम्पल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार जो चीज़ खराब हो जाती है और स्पेशली उस टाइम की कोई चीज़ डैमेज कर दी जाती है तो वो वापस से पहले जैसी नहीं हो सकती। नागदा का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। आपको नागदा घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लगेगा तो आधे घंटे में आप दर्शन करके फोटोग्राफी करके फ्री हो सकते हैं। नागदा से निकलने के बाद हम जाते हैं एकलिंग जी, जो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 5 से 10 मिनट की राइड है। अगर थोड़ा सा ट्रैफिक हुआ तो मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। एकलिंग जी का जो मंदिर प्रेमिसेस है वो ओपन रहता है। दर्शन टाइमिंग्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हुई हूँ। एकलिंग जी भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है, जिसका निर्माण 7th सेंचुरी में बप्पा रावल द्वारा किया गया था। इस मंदिर में एक 4 मुखी प्रतिमा है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये ब्लैक मार्बल से बनी हुई है और ये करीब 50 फीट ऊंची है। एकलिंग जी मेवाड़ के शासकों के कुल देवता हैं और इस टेम्पल को 15th सेंचुरी में लूटने की भरसक कोशिश की गई थी, जो पूरी तरह सफल नहीं हुई, पर इसमें मंदिर का काफी नुकसान हो गया था और इसीलिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। आप जरूर देखने जाएं, बहुत पुराना मंदिर है और बहुत खूबसूरत है। इसके जितने भी फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाए हैं या दिखा रही हूँ, ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड किए हैं। इस मंदिर में फ़ोन, कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो आपको 3 या 4 तरीके के फोटोग्राफ्स मिलेंगे। ज़्यादा फोटोग्राफ्स इस मंदिर के हैं ही नहीं। एकलिंग जी से निकलकर हम जाते हैं नाथद्वारा के लिए, जहाँ श्रीनाथ जी का टेम्पल है। करीब 33 किलोमीटर दूर है एकलिंग जी से नाथद्वारा और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 27 से 30 मिनट लगते हैं। नाथद्वारा अरावली हिल्स पर लोकेटेड है, जो बनास रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये उदयपुर से नॉर्थ ईस्ट में करीब 48 किलोमीटर्स की दूरी पर बसा हुआ है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण के 7 साल की उम्र का स्वरूप है और उसी के दर्शन होते हैं यहाँ पर, उन्हीं की पूजा की जाती है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी का बना हुआ है और इसकी कथा भी बहुत निराली है। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है वो गोवर्धन पर्वत, जो कि मथुरा में उपस्थित है, जिसे कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे उठाया था, वहां से प्रकट हुई थी और उसकी पूजा आराधना मथुरा में ही, जो गोवर्धन है,
वहां पर जतीपुरा करके एक जगह है, उस मंदिर में की जाती थी। जब 1672 में औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तब उस मंदिर के जो महंत थे वो उस मूर्ति को उठाकर वहां से आगरा और आगरा से ग्वालियर ले गए। उस मूर्ति को सेव करने के लिए वो फिर वापस से उसे ग्वालियर से वृंदावन लाए, वृंदावन से जयपुर के रास्ते मारवाड़ तक ले गए। वहां के जो महाराजा थे उस वक्त, उन्होंने श्रीनाथ जी को चौपसानी रुकवाया। फिर सुरक्षा की दृष्टि से कोटावी बालमेर ठाकुर ने यह बीड़ा उठाया और श्रीनाथ जी को पाटोती लेकर आए। 6 महीने तक श्रीनाथ जी को पाटोती में ही रखा गया। इस तरह श्रीनाथ जी का एक बहुत ही गहरा संबंध पाटोती के साथ बन गया। 6 महीने तक श्रीनाथ जी पाटोती ही पधारे और उसके बाद ये बात वहां से भी लीक हो गई। कटोरिया के ठाकुर और महाराणा राज सिंह जी मेवाड़ ने अपने प्राणों पर खेलकर श्रीनाथ जी को नाथद्वारा में स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब श्रीनाथ जी को वहां से लाया जा रहा था, तब उनका रथ कीचड़ में फंस गया था, जो रथ का पहिया होता है, और कीचड़ में धंसे होने के कारण वहां के महाराजा ने उस मूर्ति को वहीं स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में श्रीनाथ जी द्वारा स्वयं चिन्हित किए गए स्थान पर किया गया। इस मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है और यहाँ पर श्रीनाथ जी के विभिन्न श्रृंगारों के दर्शन होते हैं। जैसा कि मथुरा में भी अगर आप कभी गए हो या देखा हो, भगवान कृष्ण के डिफरेंट श्रृंगारों के डिफरेंट टाइमिंग्स पे दर्शन होते हैं। मंगला की आरती, अर्ली मॉर्निंग, फिर उसके बाद भोग की आरती, तो ये सब होता है और यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से पूजन आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रात को शयन के लिए उनका एक रूप यहाँ भी आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कृष्ण भगवान का 7 साल का स्वरूप है, तो उसी रूप में भगवान यहाँ विराजते हैं और निवास करते हैं। एकलिंग जी की तरह श्रीनाथ जी में भी कोई कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर दर्शन कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन कोई फोटोग्राफी आप यहाँ नहीं कर सकते। श्रीनाथ जी से हम निकलते हैं हल्दी घाटी के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लेकर आता है। तो अब चलते हैं हल्दी घाटी। श्रीनाथ जी के दर्शनों के बाद हम निकलते हैं हल्दी घाटी के लिए। करीब 30 मिनट की राइड है यहाँ से। हल्दी घाटी वही जगह है जहाँ हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में हम सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है। और इस जगह को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल हल्दी की तरह पीले हैं और 2 पहाड़ों के बीच में एक बहुत नैरो सी जगह हुआ करती थी, तो उसको घाटी बोला जाता था और इसीलिए इस जगह को हल्दी घाटी बोला जाता है। इस जगह पर ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, हाईवे पर है ये और यहाँ पर बस एक बोर्ड लगा हुआ है हल्दी घाटी का, तो लोग उतर के फोटोग्राफी वगैरह करते हैं और आगे निकल जाते हैं। ध्यान रखिएगा फोटोग्राफी करते वक्त कि आप स्लिप ना हो जाएं अगर वहाँ पर बारिश है, क्योंकि पानी में ये मिट्टी बहुत स्लिपी होती है। हल्दी घाटी से निकलकर हम जाते हैं चेतक समाधि के लिए। करीब 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जगह है और ये जगह मेरे दिल के बहुत क्लोज है। चेतक महाराणा प्रताप का वही घोड़ा जिसने अपने प्राण सेक्रीफाइस कर दिए थे महाराणा प्रताप के लिए। इतिहास गवाह है कि जितनी भी पुरानी इमारतें बसी हुई हैं उन्हें बसाने में जितना इंसान का योगदान है उससे कई ज़्यादा योगदान घोड़ों का रहा है, हाथियों का रहा है। जानवरों ने एक विशेष योगदान दिया है जिसकी उतनी सराहना कभी नहीं की गई जितनी इंसानों की गई है, जबकि जानवरों को कभी ज़रूरत ही नहीं थी इन इमारतों की। उसके बावजूद भी जो उनका कंट्रीब्यूशन था और आज भी है वो इतना सराहनीय है कि इंसान चाहे भी तो उतना नहीं कर सकता जितना उन्होंने किया।
आज भी आप पहाड़ों पे ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर कोई कार नहीं जा सकती, कोई व्हीकल नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर जो भी सामान पहुँचाया जाता है म्यूल्स के थ्रू ही पहुँचाया जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि घोड़ा एक ऐसा जीव है, एक ऐसी प्रजाति है जिसको शायद उतना एप्रिशिएशन कभी नहीं मिला जितना दिया जाना चाहिए। कितनी बार हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे एक मास्टर घोड़े को बहुत बुरी तरह मार रहा है, पीट रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा या एक्ट नहीं कर रहा जैसे वो मास्टर चाहता है। इवन जब हम एलिफेंट राइड्स लेते हैं, आप कभी देखिएगा हाथियों के सर पे यहाँ पर इतनी चोट दी जाती है। मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसा होता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और हम बात करेंगे। फिलहाल जितनी भी मैं जानकारी चेतक के बारे में प्राप्त कर पाई मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूंगी, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध घोड़ा चेतक ही था। चारण जाति के व्यापारी हुआ करते थे जो गुजरात की काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े महाराणा प्रताप के पास लेकर आए, अटक, चेतक, त्राटक। जब इन घोड़ों का परीक्षण किया गया तो अटक उसमें फेल हो गया। त्राटक महाराणा प्रताप ने अपने भाई को दे दिया और चेतक को उन्होंने खुद रखा। हम चेतक बोलते हैं पर राजस्थान में चेतक बोला जाता है। इन घोड़ों के बदले महाराणा प्रताप ने जागीर में इन व्यापारियों को 2 गांव दिए थे जिनका नाम गढ़वाड़ा और भनोल था। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था, उसमें चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति, वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया था। बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद भी चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पे बिठाकर हल्दी घाटी की रणभूमि से बाहर निकाल कर लाया था। कहा जाता है कि चेतक के पैरों में एक तीर लग गया था जिससे उसका पैर पूरी तरह डैमेज हो गया था। उसके बावजूद वो 3 पैरों पे भागता हुआ एक पहाड़ी को उसने फलांगा, वहां से कूदा और महाराणा प्रताप की जान सेव करता हुआ वहां से उन्हें लेकर आया। एक तो चेतक के पैर में पहले से ही चोट लगी हुई थी और उसके बाद जब उसने वो पहाड़ी टापी जहां से वो कूदा तो वो पूरी तरीके से उसका पैर, उसका शरीर डैमेज हो गया और यही रीज़न था कि चेतक की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के इस घोड़े की कहानी किसी योद्धा से कम नहीं है। चेतक भी खूब लड़ा। पहाड़ी टापने के बाद भी चेतक थोड़ी आगे तक आया, पर उसके बाद उसके पास जान नहीं बची थी और कुछ ही पलों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक को पूरे मान सम्मान के साथ महाराणा प्रताप ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसकी समाधि बनवाई गई। जिस जगह पे चेतक की डेथ हुई थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और एग्जैक्ट इस लोकेशन पे चेतक की डेथ हुई थी, पर चेतक समाधि इससे थोड़े आगे बनवाई गई है। चेतक को पूरे मान सम्मान के साथ वहाँ लाया गया और उसके बाद उसकी वहाँ समाधि बनवाई गई। मुझे नहीं पता सभी को यहाँ जाके क्या फील होता है, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ी हुई और वो सारा स्टोरी जब मेरे दिमाग में घूमा तो ट्रस्ट मी गाइस, कुछ पलों के लिए अपने आप आंखों में आंसू आ गए। एंड बहुत आप फील कर पाते हो उस चीज़ को कि एक जानवर जिसका किसी लड़ाई, किसी झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी किस तरह युद्धों में शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। चेतक की समाधि के ठीक पीछे ही शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। बहुत प्यारा सा मंदिर है और आप इसमें दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आपको वो जो गांव में छोटे छोटे मंदिर होते हैं उसकी फील ज़रूर आएगी। चेतक समाधि ऑन रोड बनी हुई है, हाईवे पे ही है, लेकिन एग्जैक्ट आप उस लोकेशन पे भी जा सकते हैं जहाँ पर चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे और आप उस पहाड़ी को भी देख सकते हैं जो चेतक द्वारा टापी गई थी। उसके लिए ठीक चेतक समाधि के सामने से एक रास्ता जाता है, पर आप उस रास्ते पे किसी को जरूर लेकर जाइएगा। बहुत दुख होता है ये देखकर कि ये कितनी पुरानी जगह है और इसका हमारी हिस्ट्रीज में कितना योगदान है, उसके बावजूद भी ये जगह बिल्कुल मेंटेन नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है। फॉर्चुनेटली मुझे चेतक समाधि पे ही कोई मिला था जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया और मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर गई थी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी लोकल को साथ लेकर जाएं। एक तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, अगर पहुँच भी गए
तो जानवरों का खतरा रहता है। लेपर्ड्स वगैरह बहुत आम सी चीज़ है वहाँ पर। अब मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पहाड़ों में बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है वो यहाँ से निकलता है, और वो पहाड़ी जहाँ से चेतक ने जंप किया था। ये देखिए, ये वो जगह है, ये वो पहाड़ी है जिसे चेतक ने छलांग मारी थी। इस पहाड़ी से कहते हैं यहाँ एक और पहाड़ी होती थी और उसमें 22 फीट का गैप था, पर यहाँ कोई साइन बोर्ड कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे कि आप ये जान सकें कि ये सच में ऐसी जगह है जो लोगों को देखनी चाहिए। ये झाड़ जंगल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत शर्म की बात है कि हमारे वीरों ने जो धरोहर हमें प्रदान की है उसका ये हाल हो रखा है। यहाँ पर अभी व्हीकल्स नहीं जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया, जंगलों वाला रास्ता है, कांटे बहुत हैं, कोई बाइक भी यहाँ पर नहीं जाती, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो इस जगह पे करीब करीब आपको पूरा चेतक समाधि देखने में और ये सब कुछ देखने में 1-1.25 घंटा लग जाता है। चेतक समाधि देखने के बाद हम जाते हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम, हल्दी घाटी। ये म्यूजियम बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। म्यूजियम का काफ़ी हिस्सा अभी बन रहा है। इस म्यूजियम में एक गाइड करीब 10-15 लोगों के ग्रुप को इकट्ठा लेकर जाते हैं म्यूजियम दिखाने के लिए और मेवाड़ की हिस्ट्री से अवगत कराते हैं। ये म्यूजियम 8 AM से लेके 7 PM तक ओपन रहता है। बाकी इसके जो टिकट चार्जेस वगैरह हैं वो भी मैंने आपको सब मेंशन कर दिया है। तो इसको देखने में भी आपको करीब आधा से 1 घंटा लग सकता है, और उसके बाद हम वापस उदयपुर के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही श्रीनाथ जी का जो ओल्ड टेम्पल है वो आता है। 4 o'clock से वो ओपन हो जाता है इवनिंग में, तो आप उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती और ये रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप इसके दर्शन करके वापस उदयपुर के लिए निकल जाइए। अगर आपके पास और टाइम है तो नेक्स्ट डे आप कुंभलगढ़ फोर्ट और रनकपुर टेम्पल कवर कर सकते हैं। मेरे पास टाइम था और मैंने ये कवर किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। उदयपुर का वीडियो शुरू करने से ही पहले मैंने आपको बताया था, एक ऐसी दीवार जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार दूसरे नंबर पर है, वो कुंभलगढ़ फोर्ट में है। ये देखना अपने आप में एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी कुंभलगढ़ फोर्ट और रनकपुर टेम्पल। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।